गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे थे सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे सर्कुलर मोशन। इससे पहले अपन ने पढ़ा था लीनियर मोशन या 1D मोशन जिसको कहते थे अपन। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि क्या होता है, जो एक टाइप का 2D मोशन होता है। तो अभी जो अपन सर्कुलर मोशन पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक टाइप का प्लेनर मोशन ही है। उसके बावजूद अगर अपन सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि अपन कुछ चीजों को इजीनेस करने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब 2D में अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं तो अपन क्या होता है कुछ चीजों के स्पेसिफिकेशन के आधार पर या कुछ क्वेश्चंस को प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करने के बेसिस पर अपन कुछ एक नया टॉपिक जनरेट कर दिया अपन ने, जिसको बोलेंगे अपन सर्कुलर मोशन। तो ये होता क्या है, जब भी कोई बॉडी किसी फ्रेम में, किसी पर्टिकुलर फ्रेम में किसी फिक्स पार्ट के अबाउट अगर एक फिक्स डिस्टेंस के अबाउट अगर वो सर्कुलेशन कर रही है तो उसको अपन बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे कि अपन क्या होता है झूले में झूलने जाते हैं चक्के में, तो अपन क्या करते हैं कि उसमें उसके सेंटर के अबाउट एक एक्सिस होता है, उसके अबाउट अपन क्या करते हैं उसके एक रोटेशन लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये अपनी चक्की हो गई, यहाँ अपन बैठे हैं, तो क्या होता है कि अपन इस पॉइंट से या इस एक्सिस से एक फिक्स डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये r है, तो ये चारों तरफ जब ये रोटेट करेगा तो चारों तरफ इसकी डिस्टेंस क्या होगी r। तो और वो अपना फिक्स पॉइंट क्या होगा, ये फिक्स एक्सिस। हो सकता है कि अपन को यह किसी दूसरे फ्रेम में जाने के बाद सर्कुलर मोशन ना भी दिखे, क्योंकि सर्कुलर मोशन जो होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं सर्कुलर मोशन। या फिर अर्थ जो होती है अपने सूर्य के अबाउट रोटेट करती है, ठीक है, तो उसको भी अपन बोलते हैं सर्कुलर मोशन। कभी कभी अपने दिमाग में हम क्या करते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं कि ये बॉडी सर्कुलेट कर रही है या रोटेट कर रही है, अपन दोनों चीज को एक मान के चलते हैं, लेकिन दोनों में एक स्लाइट डिफरेंस है, क्योंकि दोनों चीज एक्चुअली एक होती नहीं है। तो क्या डिफरेंस है वो देखते हैं अपन एक बार। बचपन में अपन खेलते हैं लट्टू घुमाया हुआ आप सभी ने, तो उसमें क्या होता है कि वो लट्टू जो होता है अपने फिक्स एक्सिस पर रोटेट करता रहता है। रोटेट का मतलब होता है ये अपने अपने ही एक्सिस पर ये रोटेट कर रहा है, इसको बोलेंगे रोटेट। अगर ये किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो भी करता जाए तो उसको बोलेंगे अपन सर्कुलेशन या सर्कुलर मोशन। तो दिमाग में ये आता है अपने इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलेशन एंड रोटेशन। क्योंकि अपने दिमाग में चीजें जनरेट होती है या अपने दिमाग में डाउट आता है, यहाँ से तो समझ में आ गया अगर एक खुद की एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो ये रोटेशन है, अगर ये सर्किल को कवर कर रही है तो अपन ने बोल दिया सर्कुलर मोशन। इसी टाइप से अगर अपन अर्थ में देखें, अर्थ क्या होती है, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करती है, ठीक है, ओमेगा से मान लेते हैं। और ये अब सन के अबाउट भी अगर यहाँ अपना सन है तो उसके अबाउट ये रोटेट करती है, तो उसको बोलते हैं सर्कुलेशन। तो दोनों में फर्क क्या है कि जब पूरी बॉडी या पूरा मास किसी सेंटर के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट पूरा मास फिक्स दूरी पर हो और वो एक रोटेट कर रहा हो, उसको अपन बोलते हैं सर्कुलेशन। जबकि रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन में एक्सिस तो फिक्स होता है कि पूरी बॉडी का मास एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, लेकिन इसमें हर पार्टिकल्स की डिस्टेंस उस एक्सिस से अलग अलग है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि एक्सिस दोनों में एक सेम होता है, लेकिन रोटेशन में हर पार्टिकल एक डिफरेंट डिस्टेंस पे हो सकता है, लेकिन सर्कुलेशन में हर पार्टिकल की डिस्टेंस उस एक्सिस से सेम होना चाहिए। तो ये क्या हो गया अपना सर्कुलेशन। जैसे फैन है अपना, फैन क्या है, रोटेट कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो उसका एक्सिस है जिसके अबाउट कर रहा है वो तो सभी के लिए सेम है, उसके अबाउट सब कुछ रोटेट कर रहा है, लेकिन क्या हर पार्टिकल की डिस्टेंस उससे सेम है? नहीं, क्योंकि उसका जो अंदर वाला पार्ट है उसकी डिस्टेंस वहां से कम होगी। जैसे जैसे अपन उसकी पंखे में जाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि पंखा अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ना कि सर्कुलेट कर रहा है। इसी तरह से अपने लट्टू देखा तो ये अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर अपन इस झूले की बात करें, पूरा झूला है तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये पूरे अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर आप यहां बैठे हो और आप खुद का मोशन देखो तुम क्या कर रहे हो, तो आएगा कि हम
इस पर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना पूरा मास इस फिक्स डिस्टेंस से, इस फिक्स एक्सिस से फिक्स डिस्टेंस पर है पूरा मास। तो अपन मान सकते हैं कि हम सर्कुलर मोशन में है, जबकि ये पूरा सिस्टम रोटेटिंग मोशन में है। ठीक है, तो आई थिंक सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या रोटेशन होता है और क्या सर्कुलेशन होता है। तो सबसे पहले पॉइंट डालेंगे सर्कुलर मोशन। क्या पॉइंट डालेंगे? सबसे पहले पॉइंट डालेंगे सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर प्लेन में किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर एक फिक्स डिस्टेंस है या अपन बोलेंगे फिक्स रेडियस के सर्किल में अगर वो रोटेट करती है तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं सर्कुलर मोशन? कि जब कोई भी पार्टिकल या बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट एक फिक्स रेडियस के सर्किल में अगर वो सर्कुलेट कर रही है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट आ गया रोटेशन मोशन। रोटेशनल मोशन, जब कोई बॉडी या कोई सिस्टम अगर किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर वो सर्कुलेट कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन? तो अगर अपन देखें डिफरेंस, क्या बोलेंगे? इन सर्कुलर मोशन और द पार्टिकल शुड बी a fixed distance that we can say that is r। या अपन बोल सकते हैं कि वो जो रेडियस है फिक्स रेडियस उस पे पूरा पार्टिकल्स या पूरा मास है। जबकि रोटेशन की अगर बात करें तो इसमें क्या बोलेंगे अपन कि ओनली एक्सिस विल बी सेम बट द डिस्टेंस फ्रॉम एवरी पार्टिकल शुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो ये दोनों में हो गया अपना डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब अपन इसको रिलेट करते हैं लीनियर मोशन से रिलेट करके देखते हैं। तो अपन ने लीनियर में क्या पढ़ा था कि ये बॉडी होती है, इसका कोई वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, इसकी कोई फाइनल वेलोसिटी होती है, इसको अपन v बोल देते हैं। इसका कोई एक्सीलरेशन भी था, इसको a मान लेते हैं, या इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इसको अपन s मान लेते हैं। जो टाइम इसमें लगा उसको अपन मान लेते हैं कि t टाइम लगा। जनरली इसमें हमारा पर्पस होता था कि यह कितना डिस्प्लेस हो रहा है या लीनियर मोशन में जो भी इफेक्ट आ रहा है उसको एनालाइज करना। सर्कुलर मोशन में अपन क्या करते हैं, इसमें हमारा मेन पर्पस होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करना या एंगुलर क्वांटिटीज को जानना। जैसे कोई पार्टिकल किसी टाइम t पर यहां था, या मान लेते हैं t बराबर 0 पर वो यहां है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि t टाइम के बाद यह कितना एंगल ट्रेवल कर चुका होगा। इसको मान लेते हैं थीटा। थीटा ठीक है, तो अपना अपन इसमें क्या होता है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम चाहते हैं कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा या फिर हम बोलेंगे इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। ये सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक अपन ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि ये डिस्टेंस कितनी है, आप क्या बोलोगे? सर ये r इंटू थीटा होती है, क्योंकि जब अपन पहले पढ़ते थे इसकी सर्कल की तो क्या होती थी 2πr। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं 2π क्या होता है इसका पूरे सर्कल का एंगल और रेडियस। अगर आपने केवल थीटा ट्रेवल करना है, जैसे थीटा एंगल को देखना है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एंगल यहाँ 2π था तो यहाँ एंगल है थीटा और ये डिस्टेंस होगी रेडियस r, तो ये अपना हो जाएगा r थीटा। इसको अपन बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा अपने थीटा। जबकि यहाँ क्या था अपना डिस्प्लेसमेंट s, तो ध्यान दें कि थीटा क्या है अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। अब अपन देखते हैं इस पे कि ये अगर इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, तो इसकी ये स्पीड क्या होगी, क्योंकि इसकी अपन वेलोसिटी कह नहीं सकते क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर अपन बोले इसकी फिक्स वेलोसिटी है, सॉरी फिक्स स्पीड है जिसकी v है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो अगर अपन इसका देखें, अगर ये डिस्टेंस इक्वल टू r हो जाएगी और ये हो जाएगी r। अगर अपन स्पीड की बात करें क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, टाइम के रेशो में इसका डिफरेंशिएट करते हैं dr थीटा इनटू dt। r अपना कांस्टेंट है तो अपन क्या करेंगे, r को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा r थीटा बाई, जैसे अपन यहां पढ़ते थे ds बाई dt को क्या पढ़ते थे, लीनियर वेलोसिटी, मतलब रेट ऑफ चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट। यहां क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंजिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा, तो इसमें चेंज होकर क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। यहां से अगर इससे कंपेयर करें तो अपना एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, d थीटा बाई dt। ठीक है, इसको यहां रख देते हैं हम, ये अपन को अगर इसको हम ओमेगा ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा अपना ओमेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी ओमेगा। ठीक है, इसी टाइप से अपना एक्सेलरेशन क्या होता था, डी बाई dt। ठीक है, तो यहां अपना जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसको अपन बोलते हैं अल्फा। यहां से अपना अल्फा क्या होगा, d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर। ये तो डबल डिफरेंशिएट इसका कर देते तो ये क्या होगा ना, d स्क्वायर है सपोज dt स्क्वायर, या फिर ओमेगा के हिसाब से देखिए तो ये हो जाएगा d ओमेगा बाई dt। तो चीजें आप देख रहे होंगे दोनों में काफी सिमिलरिटीज है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ गति की लीनियर गति की तीन इक्वेशंस पढ़ी थी, वो क्या थी, पहली इक्वेशन से अपनी v इक्वल टू u प्लस at, दूसरी क्या थी s इक्वल टू ut प्लस r at स्क्वायर, थर्ड क्या थी v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2s। अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो सिस्टम सेम है, बस फर्क इतना है कि यहाँ अगर अपन एंगुलर क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं या अपन लीनियर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है। तो ध्यान से देखें, तो अगर अपन यहाँ मान लें कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी स्टार्टिंग में है ओमेगा नॉट, और यहाँ पर बात करें कि ये हो गई ओमेगा, टाइम हो गया यहाँ से यहाँ के बीच का ये टाइम, एक्सीलरेशन मान लेते इसका अल्फा। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी अपनी, अगर अपन बात करें कि ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल अपना हो जाएगा ओमेगा इनिशियल प्लस एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इनटू, यही बात अगर अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए करें क्या हो जाएगा, इसकी जगह अगर अपन थीटा रख दें तो u की जगह अपन ओमेगा नॉट रख देते हैं, ओमेगा नॉट टाइम की जगह सेम रहेगा दोनों टाइम तो t रख देते हैं, प्लस हाफ a की जगह अपन अल्फा रख देते हैं। इसी टाइप से अगर अपन इक्वेशन थर्ड को कंपेयर करें इससे तो क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2, यहां ले लेंगे अपन एंगुलर एक्सीलरेशन जो अपना हो जाएगा अल्फा, और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, ये हो जाएगा अपना थीटा। तो ये अपनी जो तीन इक्वेशंस थी a1 2 and 3, ये अपनी यहां पे एप्लीकेबल है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर लीनियर क्वांटिटी ले रहे थे और अपन यहां क्या लेंगे, एंगुलर क्वांटिटी। ठीक है, अब अपने दिमाग में आता है कि सर यहां तो जो मैंने क्वांटिटी पढ़ी थी ये वेक्टर क्वांटिटी, क्या ये भी वेक्टर क्वांटिटीज है,
और इसकी डायरेक्शन तो हर टाइम पे चेंज हो रखी है। तो हमने इस चीज का सॉल्यूशन करने के लिए क्या फंडा निकाला, एक नया तरीका निकाला। हमने जो भी एंगुलर क्वांटिटीज थी उसको एक्सेल वेक्टर के रूप में डिफाइन करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि अगर कोई पार्टिकल एक सर्कुलेशन में रोटेट कर रहा है, अगर हम उसको अगर उसको लीनियर वेक्टर में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो हर टाइम पे इसकी डायरेक्शन अलग अलग आ रही है। और अपने इस बात का यूज करने वाले हैं कि अपनी हर क्वांटिटी एंगुलर है, तो हमने क्या किया कि इसमें एक नया वेक्टर डिफाइन किया, इसको बोला हमने एक्सेल वेक्टर। तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसका डिफाइन करने का तरीका क्या है, तो उसको अपन करते हैं कि राइट हैंड से कैसे कि अपने जो राइट हैंड लेंगे अपने जैसे कि मेरा राइट हैंड ये है, इसमें जो अपने फिंगर्स इसको कर्ल करेंगे तो ये कर्ल की डायरेक्शन को बताएगा, इसका सर्कुलेशन की डायरेक्शन को बताएगा कि डायरेक्शन सर्कुलेट हो रहा है। और जो अपने थंब जो डायरेक्शन आती है ये अपनी उस वेक्टर की उस क्वांटिटी की एक्सियल वेक्टर डायरेक्शन है। ठीक है, जैसे इसमें देखो अगर ये पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है डायरेक्शन में, ठीक है, तो कर्ल करता हूं कोई डायरेक्शन में, तो की डायरेक्शन में आउटवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्सियल डायरेक्शन क्या होगी इसको आउट, जिसको जनरली अपन डॉट से डिनोट करते हैं। कहीं लिखना होगा अपन तो इसे नहीं लिखेंगे बार-बार आउटवर्ड। और अगर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट ले लें अपन, अगर इसकी डायरेक्शन अपन ऑपोजिट ले लें जैसे फिंगर को डायरेक्शन में कर्ल करेंगे ये राइट ये, तो थंब की डायरेक्शन क्या है इनसाइड, तो अपन इसकी डायरेक्शन क्या होगी इनसाइड। बार-बार अपन इनसाइड लिखेंगे उसको डिनोट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अपने पास जो भी अब रेगुलर क्वांटिटीज आएगी वो सारी वेक्टर क्वांटिटी होगी, लेकिन उसको अपन डिनोट किस तरीके से डायरेक्शन में करेंगे एक्सियल डायरेक्शन में, और उसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको अगर छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना। अपन सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखें कि सारी वेक्टर क्वांटिटीज। अब इसके बेसिस पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। मान लो ये कोई पार्टिकल है, एम पार्टिकल इसे सर्कल में रोटेट करते हैं, और मैं आपसे पूछूं कि ये पूरा हाफ सर्किल कवर कर लेता है, मतलब यहां तक आ गया, और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या करोगे फर्स्ट पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस निकालो, तो आप क्या बोलोगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1। अगर मैं आपसे पूछूं इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर इसका सेंटर ये था, इसके अबाउट इसने एंगल ट्रेवल किया जो था अपना पाई, तो आपने बोल दिया कि सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये आ गया पाई, यहां तक ठीक था। फिर मैंने ये क्वेश्चन दोबारा आपसे पूछा कि यह जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है घूमकर उसी पॉइंट पर आगे आ जाता है, तो सेम चीज बताओ। फिर से मैं पूछता हूं कि इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आप क्या बताओगे सर 0। फिर मैं पूछता हूं इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ध्यान से सोच के बताएं क्या हो जाएगा 0। ध्यान से घूम के वहीं आ गए 0 हो जाएगा, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से देखिए, हमने इसको वेक्टर में डिफाइन किया, जब इसमें वेक्टर में डिफाइन किया है तो इसकी डायरेक्शन पूरे सर्किल तक इनवर्ट ही थी, तो इनवर्ट थी, जब डायरेक्शन ही चेंज नहीं होगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट से सर्किल वापस उस पे आ गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी 0 नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखें, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, तो क्या होगा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2y। ऐसा क्यों, क्योंकि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में शुरू से लेके लास्ट तक इसकी डायरेक्शन सेम रही, जब डायरेक्शन सेम रही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो सकता है। ध्यान दें इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2y।